हम सितंबर के महीने में ये इंटरव्यू कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए, और वो सितंबर जब आपने अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का अनाउंसमेंट किया था। मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया था। हाँ, अनाउंसमेंट चूंकि पार्टी का अध्यक्ष था मैंने किया। तो जो अध्यक्ष होता है जब वो इतने पावरफुल, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए, यह फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया था। हाँ, अध्यक्ष मैं था। उसका थोड़ा किस्सा आप सुनाएंगे? प्रधानमंत्री के 75 साल की इस पूरी जर्नी को हम समेट रहे हैं, तो आपका अपना खुद का अनुभव उनके साथ क्या कहलाता है? मैं इतना कह सकता हूं कि मोदी जी को जितना मैंने समझा है वो विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्हें कभी घबराते हुए मैंने नहीं देखा है। चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, वह उस चुनौती का मुकाबला करने की एक अद्भुत परमात्मा ने उनके अंदर शक्ति दे रखी है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालना, यह उससे लगता है कि उनके बाएं हाथ का खेल है। तो ये जो प्रतिभा थी ये आपने पहले ही भांप ली थी, क्योंकि एक कहानी मुझे पता चली है। संसदीय बोर्ड की उस बैठक के पहले जब आप अमेरिका गए थे, उस समय वहां पर किसी ने आपसे सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अब तो भारत तरक्की नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, उनको गोवा में इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित किया जा चुका था। उसके एक महीने के बाद जुलाई के महीने में मैं अमेरिका गया था। तो अमेरिका के कुछ सीनेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मुझे लंच दिया था, फिर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मुझे डिनर दिया था। उसमें स्वाभाविक रूप से भारत की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो रही थी, और जो उनको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो घोषित किया गया था उसकी भी चर्चा स्वाभाविक रूप से वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने की। उसमें एक सज्जन ये बोल गए, नाउ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर। अच्छा। तो मैंने चटपट उसका जवाब दिया था, नो इट इज़ नॉट सो, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया वॉज वेटिंग द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात आपने जुलाई 2013 में अमेरिका में कही थी। अमेरिका में ही मैंने। तो फिर सज्जन साहब का जवाब क्या आया? उनका जवाब क्या उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे किया उन्होंने बस कि आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद माँ सरस्वती ने मेरी जुबान से जो बात निकाली थी, आपने देखा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरी तरह से सच साबित हुई है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी के आने के बाद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है तो उस भारत की बातों को सारी दुनिया बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनती है। बिल्कुल। अब ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। इकॉनमी का जहाँ तक प्रश्न है, आपने स्वयं ही कहा कि आज हम इकॉनमी की साइज़ के मामले में दुनिया के 4 देशों में आकर हम भी खड़े हो गए हैं, जो कि पहले 11वें स्थान पर खड़े थे दुनिया के देशों में। और अब सभी इस बात को, बड़ी बड़ी फर्म्स, इंटरनेशनल फर्म्स इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं कि आगामी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही भारत की इकॉनमी की साइज दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आ जाएगी। और 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो उन्होंने जिक्र भी इस बात का किया था कि मैं ही आपको सुनाऊंगा कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं इसी लाल किले की प्राचीर से। जब मैंने आपकी ज़िंदगी को और नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी को आपस में देखती हूँ तो बहुत सारी सिमिलर समानताएं भी दिखाई देती हैं। आप भी RSS में रहे, वो खुद RSS में रहे कम उम्र में। हालांकि वो पहली बार विधानसभा चुनाव तब लड़ते हैं जब उनको यहाँ से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाता है गुजरात। लेकिन उसके पहले संगठन का काम वो कर रहे थे, और उनके अंदर अद्भुत सांगठनिक कुशलता थी। लोगों की जोड़ने की अद्भुत कला थी उनके पास, और जब कभी भी वो लोगों से बातचीत करते थे सहज रूप से उनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित उस समय भी होते थे। आपको याद है कि पहली बार नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात कब हुई थी? पहली बार उनको जो मैंने देखा था जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो यात्रा चल रही थी, एकता यात्रा, तो उस समय मैं संभवतः युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था शायद। तो झांसी में मैंने पहली बार उनको देखा था। अच्छा, कोई बातचीत, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं? कोई खास उस समय कोई बातचीत नहीं। उस समय आपकी बीजेपी खुद भी नई पार्टी थी, 80 में उसका गठन हुआ, 1991 के आसपास की बात है। लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब भी बैठक होती थी, उन बैठकों में मैं देखता था कि विभिन्न विषयों पर जिस प्रभावी तरीके से वो अपने विचार व्यक्त करते थे, तो कोई भी व्यक्ति सहज रूप से उससे प्रभावित हो सकता था, और बहुत तर्कसंगत तरीके से अपने विचार व्यक्त करते थे। ठीक है। उस एकता यात्रा और हर विचार में उनके कंटेंट्स होते थे कुछ। हाँ,
एकता यात्रा के कुछ और पन्नों को मैं पलटूंगी, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि वो ऑन है और अभी भी उसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप लोग आगे कैसे बढ़े? क्योंकि जिस दिन 6 मई को जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था, उसके ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ही एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में थे और उन्होंने सिंधु जल समझौते को लेकर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन उनकी ओर से साफ साफ कहा गया था खून पानी एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कभी एहसास नहीं था कि अगले ही दिन इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है, और वो आधी रात को ही हो गया कुछ ही घंटों के बाद। कैसे ये पूरी प्लानिंग तैयार हुई? ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल कैसे? 22 अप्रैल की घटना के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ था आतंकवादी, उसके बाद 24 अप्रैल को उनके साथ हम लोग बैठे थे। उसके पहले तो हमारी बातचीत अपना जितने सर्विसेज के चीफ्स थे, NSA थे, इन सब सारे लोगों से हुई थी। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। प्रधानमंत्री जी ने सारी स्थिति का जायजा लिया, सबके विचार सुने, और विचार सुनने के बाद उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं आपको पूरी आज़ादी है, आप फ्री हैं, आप सबको फ्री हैंड है। लेकिन यहीं पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स ने भी ये कहा कि हम ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने इसके पहले की भी कुछ कहानियाँ सुनी हैं, यह स्थिति नहीं थी जो इस समय थी। कैसी कहानी? मैंने कहानियाँ मैंने कहा इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये हमको यह मिल जाए, वह मिल जाए, संसाधन नहीं है, यह नहीं कहा। हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स ने यही कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब भी 1971 और मोदी जी ने साफ साफ कहा कि मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं तो ऑपरेशन करिए। लेकिन वो एक ऐसा दौर था, मन में इस बात का डर भी क्या आप लोगों को था? क्योंकि दूसरे देश के भीतर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह करना है। कोई डर नहीं था। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? आप कह रहे कोई डर नहीं था। अब आत्मविश्वास ये तो कुछ नेचुरल होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। और मैं समझता हूँ मोदी जी के अंदर ये आत्मविश्वास तो एकदम बिल्कुल उससे लबरेज हैं, भरे हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जब कामयाब हो गया, उसके बाद जब खबरें सामने आने लगी, फिर आप लोगों की अगले दिन जाकर मुलाकात होती है, बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, तो फिर उस समय का उनका रिएक्शन क्या था? मैं बिल्कुल सबने बधाई दी। हमारे जितने भी सर्विसेज के चीफ्स थे, सेना के जवानों को बधाई दी सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। आप रक्षा मंत्री हैं देश के, तो फिर उधर से इस बात को लेकर तैयारी भी करनी पड़ी होगी कि पाकिस्तान यकीनन जो कार्रवाई हुई है उसकी प्रतिक्रिया के तहत वो भारत पर भी इस तरह से आक्रमण करेगा। आपने तो देखा कि उसने आक्रमण किया और उसका तुरंत हम लोगों ने जवाब दिया। भारत हर तरीके से तैयार था। भारत हर तरीके से तैयार था, भारत हर तरीके से तैयार है और भारत हर तरीके से तैयार रहेगा। तो रक्षा मंत्री के और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ये एक पाज है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के भीतर राजनीति बहुत होती है और प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा जाता है, आपको भी घेरा जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ उसके पहले जब कभी भी दुनिया के किसी भी देश से कोई युद्ध हुआ हो, मैंने सामान्यतः पाकिस्तान और चाइना, तो पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध हुआ है तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हों, तभी उन्होंने सरकार का कभी विरोध नहीं किया है, कभी उन्हें प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए हैं कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज यह सब सारे सवाल इस प्रकार के किए जाते हैं, नहीं होना चाहिए। तो क्या बीजेपी चूंकि इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि विरोधी दलों को समझ में नहीं आता कि बीजेपी को अगर किसी मुद्दे पर घेरा जाए तो कैसे घेरा जाए? मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी समझ में आए हर चीज़, और ऐसे मुद्दों पर पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। बिल्कुल। और सारे विश्व को यही संदेश जाना चाहिए। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, जब नरेंद्र मोदी को लेकर आपने अनाउंस किया था तो उसके ठीक पहले क्या वार्ता हुई थी, क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? हमारी मोदी जी की कोई बातचीत नहीं हुई थी। कोई बातचीत ही नहीं? कोई बातचीत नहीं। यह है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था तो उस समय वो घर पर आए थे बधाई देने के लिए मुझे, और इस संबंध में मैंने कोई बातचीत नहीं की थी। संसदीय बोर्ड ने बैठक कर फैसला नहीं, संसदीय बोर्ड नहीं। मैं जब इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उन्हें घोषित किया था मैंने गोवा में, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और जिन लोगों से बातचीत करनी चाहिए अपनी पार्टी के लीडरशिप से, उन लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने तुरंत घोषणा कर दी थी। या मोदी जी को भी जानकारी नहीं थी कि वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन घोषित किए जाएंगे। उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब उनको जानकारी दी गई तो क्या रिएक्शन आया?
आप उस समय अध्यक्ष थे? नहीं, रिएक्शन क्या, मैंने मंच से इसकी घोषणा की, फिर मोदी जी बैठे थे पीछे। हाँ। मैंने कहा मोदी जी आइए। उसमें कोई बुके नहीं था, नीचे एक बुके पड़ा था, बुके उठा कर मैंने दिया। मैंने कहा भारत माता की जय। उसके बाद मैं प्रेस में चला गया। क्योंकि आपने ये जो अनाउंसमेंट की थी, इसके जरिए पीढ़ीगत बदलाव हो गया बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और वैसे इसको मेरी व्यक्तिगत घोषणा नहीं मानी जानी चाहिए, यह पार्टी की घोषणा थी। मैं अध्यक्ष था इसलिए मैंने किया। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति माध्यम बनता है उसकी शुभकामनाएं तो अलग ही होती है ना। वो तो ठीक आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे, आप सबसे पावरफुल व्यक्ति थे उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर। अरे पावरफुल तो मैं कभी नहीं रहा, मैं पूरी टीम को ही पावरफुल मानता हूँ। हाँ। मैं बहुत लो प्रोफाइल वाला आदमी हूँ। हाँ, वो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपकी शालीनता, संयमित, संतुलित बोली, इसके हर कोई कायल है। विपक्ष के लोग भी आपकी जमकर तारीफ करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक नेतृत्व है उनका, तुरंत दृढ़ फैसला लेने वाले जाने जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने सितंबर में अनाउंसमेंट किया, उस समय क्या हुआ था? अगर उसके बाद आप बहुत बच के थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि राजनाथ जी बैठे हुए उनसे पूरी जानकारी लीजिए, हुआ क्या था 2013 में? नहीं, बच की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। उस दिन 13 सितंबर को बैठक हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और उसमें किसी ने प्रस्ताव रखा जी, या मुझे याद नहीं है, मैंने ही शायद अपनी तरफ से कहा था या क्या कहा था कि भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में हम लोग को फैसला करना। सबने कहा कि नहीं, सर्वसम्मत थे। अच्छा, सबने सर्वसम्मति जता दी थी, किसी ने विरोध नहीं किया था? मैंने वहाँ किसी ने नहीं विरोध किया। अच्छा। और फिर निर्धारित समय था, मैंने कहा कि ठीक है प्रेस में चलते हैं। मैं प्रेस में गया और सब मोदी जी और सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हमारे साथ गए, और प्रेस को मैंने घोषित कर दिया। तो कई घंटों की बैठक नहीं हुई थी इसको? नहीं, कोई घंटे ने 15 मिनट में समाप्त किया। केवल 15 मिनट की बैठक में प्रस्ताव दिया गया और फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लग गई। 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, शायद 5 मिनट में हो गया होगा। तो राजनाथ सिंह जी की ऐसी कौन सी दूरदर्शिता थी कि उनको ये लग गया कि आगे भारतीय जनता पार्टी की कमान इनके हाथों में दी जाए तो फिर बीजेपी रिकॉर्ड? देखिए, वो विलक्षण प्रतिभा की धनी है, इसमें कई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ कि इस पर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं थी, और इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया, और यह सामूहिक फैसला था, उसे केवल मेरे फैसले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, सामूहिक भारतीय जनता पार्टी का फैसला था, अध्यक्ष के तौर पर आपने अनाउंस किया था। हाँ, अध्यक्ष था मैं, इसलिए घोषित कर दिया। हाँ, तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट हो गई, फिर सारी चीजें, तो नरेंद्र मोदी जी आए आपके पास कि अध्यक्ष जी आप कुछ टिप्स दीजिए, कैसे आगे बढ़ना है, पार्टी को लेकर कैसे चलना है? वैसे उसके बाद फिर हम लोगों ने साथ ही देश के सभी राज्यों में बड़ी बड़ी रैलीज हुई, तो हम और मोदी साथ ही जाते थे, और उन रैलीज को हम सभी लोग संबोधित करते थे, हम दोनों लोग साथी। तो मुद्दों को लेकर आप लोगों ने कभी कोई डिस्कशन किया कि 14 हाँ, और एक चीज, उस दौरान जबकि हम लोग प्लेन में साथ जाते थे, तो स्वाभाविक रूप से रैली का क्या रिस्पॉन्स रहा और ये होगा। फिर जब समय नज़दीक आने लगा चुनाव का, तो उस समय भी तो चर्चा करते थे हम लोग। तो मैं कहता था कि मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। उस समय जो पब्लिक का कभी कभी मोदी जी कहते थे कि यार इतना मिलेगा मुझे नहीं लगता है, कुछ कम जरूर रहेगा। अच्छा। हाँ, मुझे याद है। तो मैंने पूछा आपको कितना लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है 220 के ऊपर रहेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे यह लगता है कि हमको क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, और परमात्मा की कृपा यह थी, देश की जनता का आशीर्वाद था कि हमको क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई। बिल्कुल, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें हासिल की थी 2014 में। फिर उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने, आप गृह मंत्री बनते हैं। तो गृह मंत्री के तौर पर वो 5 साल और नरेंद्र मोदी से वो रिश्ता, क्योंकि सबसे पावरफुल जो मंत्रालय था वो आपके पास था 2014 से 19 तक का। तो उस समय किस तरह से, क्योंकि पहली बार वो केंद्र की राजनीति में इस तरह से आए और उनको नए सिरे से अपनी नई टीम बनाकर आगे बढ़ना था, तो उस दौरान कैसे टीम मोदी ने काम किया? नहीं, अच्छे, बराबर उनके साथ रिश्ते हमारे अच्छे रहे। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट का मैं मंत्री था, और उन्होंने बहुत बड़े फैसले किए। धारा 370 को समाप्त करना एक बहुत बड़ा फैसला था, और उस समय जो उरी और पुलवामा की जो घटना हुई थी, उसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वह भी एक बहुत बड़ा फैसला था। तो मैंने देखा है कि जब कभी कोई चैलेंज यदि सामने आता है, तो उनकी कुछ काम करने की क्षमता कुछ बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। एक अद्भुत दृढ़ता देखने को मिलती है उनके व्यक्तित्व में, और वो फैसला लेने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। लोगों से बातचीत करने के बाद अंतिम निर्णय सुना दिया। लेकिन कभी तो लगता होगा कि ऐसा ना हो कि निर्णय गलत साबित हो जाए? अरे कभी कुछ नहीं लगता जी।
ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल निर्णय ले लिया तो बिल्कुल अडिग हैं उस पर। अडिग है। ठीक है। उसके बाद 2019 में तो आप लोगों ने कमाल का ही प्रदर्शन किया, 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को आ गई। हाँ बिल्कुल, जनता का विश्वास बढ़ा 5 वर्षों तक कामकाज देखने के बाद। स्वाभाविक रूप से देश की जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व के प्रति बढ़ा है। और ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तरफ पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और आगे अभी बीजेपी की और बड़ी बड़ी तैयारियां हैं 2029 वो के लिए। अपने सार्वजनिक जीवन में बराबर उन्होंने नए नए रिकॉर्ड बनाए ही हैं। हाँ। और इसमें भी नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, अभी आगे और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आगे और तमाम रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह इस तरह के रिकॉर्ड बनाते चले जाते हैं, तो विपक्ष की जो बेचैनी है जाहिर तौर पर स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को खासतौर से कभी इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहने की आदत नहीं रही। अब उनके मंच से बिहार में हम सब ने देखा, पीएम मोदी की मां को गाली दी गई और उसके बाद बिहार कांग्रेस की ओर से एआई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी और उसके साथ रिश्ते को, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। तो इस तरह की राजनीति मैं समझता हूं कि ऐसी हरकत यदि हमारे यहाँ कोई किसी ने कर दिया होता तो मैं सबसे आगे आकर मैं क्षमा याचना करता। न राहुल गांधी ने बोला, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने नहीं बोला। हेल्दी पॉलिटिक्स में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं हुआ करता। मां को लेकर वीडियो बनाई जाए, हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों को वीडियो हटाना पड़ गया, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की ओर से कोई भी ऐसा करता तो सबसे पहले आप आगे आकर उसके लिए क्षमा याचना बिल्कुल करते। और मैं ही नहीं, शायद मोदी जी भी इसके लिए खेद व्यक्त करते। कांग्रेस पार्टी का ये इतना ज्यादा बदलाव क्यों है? मतलब आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो छिछली राजनीति पर उतारू हो गई है। अब बदलाव क्यों है इसकी समीक्षा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। देश की जनता ही उसका जवाब दे रही है, देगी भविष्य में भी, यदि इसी प्रकार की हरकत वो करते रहे तो। अब बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, वहीं का ये पूरा का पूरा वाकया है, वहीं का है। अब लेकिन देश में कांग्रेस ने जो कुछ भी यह किया मांग को लेकर, उसकी सभी ने आलोचना की है। बिल्कुल। अब मुझे आश्चर्य हुआ, माने इन लोगों ने खेद तक नहीं व्यक्त किया इसके लिए। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो मैं तो क्षण भर की देर नहीं लगाऊंगा। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माँ बहनों की अस्मिता से अब बीजेपी इसको जोड़कर देख रही है सीधे? नहीं, बीजेपी नहीं, देश की जनता ने भी बहुत गंभीरतापूर्वक इसे लिया है। यह कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, लेकिन हम इसको कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते इन सब चीजों को। ठीक है। हम लोग इतनी हल्की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे की राजनीति की दिशा, आखिरी मेरा ये सवाल है, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्योंकि 2024 में 240 सीटें आने पर यकीनन निराशा भी हुई थी, लेकिन अब कहा जाता है बीजेपी अभी से 2029 तक की तैयारी शुरू कर चुकी है। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा 2-4 कदम कभी पीछे भी आना पड़ता है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो 29 की छलांग कौन लगाएगा? पहले लंबी छलांग लगाई थी, हाँ। फिर आ गए 240 पर, फिर उसके बाद 340 पर भी आगे जाएंगे अगले चुनाव। 2029 में चेहरा कौन होगा ये भी पूछा जाता है। चेहरा में कोई लेकर कोई विवाद नहीं है, वो कोई तो विवाद नहीं है। नहीं, कोई, वो तो मोदी ही उसके चेहरा होंगे। 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। 2034 में भी होंगे, 2039 में भी होंगे, 2029 में, 2034 में, 2039 में, 2044 में भी होंगे, जब भारत अपने 100 साल पूरे कर रहा होगा। आप कह रहे हैं 2000 जब 47 आ जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, उसके बाद छुट्टी ले लेंगे।